हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑन सिविल प्रोसीजर कोड। और इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास प्रीलिमिनरी जो पार्ट है उसको। ठीक है, अब हमारे पास आपके पास बेयर एक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपके पास बेयर एक्ट होना लाजमी है। अब बेयर एक्ट और कमेंट्री में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है, आप देख लेना। बेयर एक्ट मीन्स जो भी हमारे पास पार्लियामेंट ने ओरिजिनली जो कानून पास किया है वो होता है आपके पास। ठीक है, और कमेंट्री मीन्स जो भी सेक्शंस है उसके अंदर रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, और उन पर जो जो हमारे पास साइटेशंस आई हैं, जो जो उन पर रूल्स बने हैं, ठीक है, जो भी उन पर एडजुडिकेशन हुई है, और उसके अंदर उसके नीचे वो कमेंट्री बता दिया गया है। ठीक है, जो भी कोर्ट में हेल्ड कर दिया जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें डिस्कस की जाती हैं वो उस सेक्शन के नीचे बता दी जाती हैं, वो होते हैं हमारे पास कमेंट्री। और आपके पास बेयर एक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारे पास हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेयर एक्ट के अंदर हमारे पास सेक्शन नंबर 1। ठीक है, CPC सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 हमारे पास क्या है? शॉर्ट टाइटल। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 पर आने से पहले हमारे पास ये बता दो कि हमारे पास जो प्रीएम्बल होता है उसके अंदर ये बता दिया गया होता है कि हमारे पास दिस एक्ट इज़ कंसोलिडेट। ठीक है, अमेंड एंड कंसोलिडेट द सिविल, हमारे पास जो मैटर्स होते हैं उनको, जैसे भी हमें थोड़ी बेयर एक्ट की रीडिंग कर लेता हूँ। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। हमारे पास सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड, सिविल मैटर से रिलेटेड जो भी लॉ थे उनको कंसोलिडेट कर दिया गया है इस CPC के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। उसको हमारे पास कंसोलिडेट मीन्स एक साथ कर दिया। अब सिविल मैटर के जो भी हमारे पास इश्यूज़ हैं, जो भी हमारे पास मैटर्स हैं वो CPC के तहत ही चलेंगे। ठीक है, उसके बाद वेयर एज it is expedient to consolidate and amend the laws relating to procedure of courts of civil judicature, it is hereby enacted as follows। अब CPC क्या कहता है कि जैसे भी हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे हमने मुनासिब समझा, ठीक है, हमें मुनासिब जो चीज़ लगे तो वो हमने क्या किया, सब जो मैटर हमारे पास सिविल नेचर से रिलेटेड हैं उन सब को एक जगह और एक ही चीज़ से हम गवर्न करने के लिए जो एक्ट दे रहे हैं वो ये है सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 1 पर। सेक्शन नंबर 1 जो हमारे पास क्या है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। ठीक है, अब हमारे पास जो भी आप सेक्शन पढ़ेंगे, जो भी एक्ट आप पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो रिलेटेड होगा शॉर्ट टाइटल्स। ठीक है, और उसकी कमेंसमेंट और उसकी एक्सटेंड मीन्स ऑपरेशन उसकी कहाँ हो गई। ठीक है, अब शॉर्ट टाइटल से क्या मुराद है, इसका मुख्तसर नाम क्या होना चाहिए। हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या होगा, शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इसका शॉर्ट टाइटल होगा सिविल प्रोसीजर द कोड ऑफ 1908। ठीक, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। और इसकी कमेंसमेंट क्या है, ठीक है, इसकी कमेंसमेंट है हमारे पास है 21 मार्च 1908 ओ, ये हमारे पास पासिंग डेट है। ठीक है, और कमेंसमेंट डेट वो जब से ये इन्फोर्स हुआ हो, जब से ये नाफिज किया गया हो किसी कंट्री के अंदर, हमारे पास कंट्री के अंदर नाफिज किया गया हो, वो डेट है हमारे पास 1 जनवरी 1909। और 21 मार्च 1908 उसकी पासिंग डेट है, जब ये असेंबली और पार्लियामेंट से पास हुआ था।
वो डेट थी, और ये हमारे पास कमेंसमेंट डेट है। ठीक है, अब इसकी मैं थोड़ी रीडिंग कर लेता हूँ। दिस एक्ट मे बी साइटेड एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। ठीक है, ये इसका शार्ट टाइटल हो गया। शार्ट टाइटल मीन्स इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और ये इसकी कमेंसमेंट कब से शुरू हुई, इसकी कमेंसमेंट शुरू हुई 1 जनवरी 1909, मीन्स 1 जनवरी 1909 से इसको नाफिज इसका अमल शुरू हो गया। ठीक है, इट एक्सटेंड टू, अब इस हमारे पास एक्सटेंड है, 3 पॉइंट हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट हो गया शार्ट टाइटल, कमेंसमेंट हो गई। ठीक है, अब एक्सटेंड कहाँ है, अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर होल ऑफ इंडिया, मगर एक्सेप्ट हमारे पास एक्सेप्शन दी गई थी, हमारे पास एक्सेप्ट क्लास ए जो था ये था जम्मू एंड कश्मीर, मगर हमारे पास 2019 का एक्ट नंबर जो था हमारे पास 34, इसके तहत इसको क्या कर दिया गया, क्लास ए को ओमिट कर दिया गया। अब आपकी जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि रिपील्ड, ओमिट और अमेंड में क्या डिफरेंस है। ओमिट मीन्स किसी चीज़ को बुक से बाहर निकाल दे देना, मीन्स रूल्स, ऑर्डिनेंस, एक्ट के अंदर से वो चीज़ खारिज कर देना, मीन्स उस चीज़ को हमेशा के लिए उस कानून से दखल, मतलब उसका दखल अंदाज जो ही ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं ओमिट। अब हमारे पास इंडिया की गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने क्या किया, क्लास ए को ओमिट कर दिया, ओमिटेड। ठीक है, मीन्स निकाल दिया, जो कि बता रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होगा, मगर निकाल दिया तो क्या मतलब है इसका कि ये अप्लाई होगा होल ऑफ इंडिया, मीन्स जम्मू एंड कश्मीर भी आ गया। ये कब से अप्लाई होता रहा, वो होने लगा हमारे पास 31 अक्टूबर 2019 के हमारे पास जो मंथ है अक्टूबर, उसकी डेट हमारे पास 31 से ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होने लगा। और उसके अलावा हमारे पास वहाँ पर कुछ ट्राइबल एरिया हैं, जैसे कि नागालैंड। ठीक है, बी क्लास में है नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके आगे हम चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये क्या होता है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर जो है हमारे पास 2। सेक्शन नंबर 2 डील्स करता है हमारे पास डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन कहें या फिर इसको इंटरप्रिटेशन क्लास भी कहें। ठीक है डियर, इंटरप्रिटेशन क्लास। अब हमारे पास डेफिनेशन के अंदर एक जो मेन बात जो है बताई गई, जब भी आप किसी भी एक्ट की डेफिनेशन क्लास आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो ऊपर लिखा गया होता है वो आप गौर से पढ़ें। डेफिनेशन पर आने से पहले हमारे पास यहाँ क्या लिखा गया है डेफिनेशन का, इन दिस एक्ट, देखें थोड़ा ध्यान से, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, और जैसे डेफिनेशन है हमारे पास वहाँ पर लिखा गया इन दिस एक्ट। ठीक है,
अब हमारे पास डेफिनेशन के अंदर जो इंटरप्रिटेशन क्लास बताया गया है, ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से हमारे पास क्लियर होगा। जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसकी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ये हमारे पास सिविल प्रोसीजर की बात कर रहा है। अनलेस देयर इज एनीथिंग, जब तक कोई भी चीज़ रिप्यूगनेट इन द इसके अंदर इसकी मुखालफत ना करे, द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसके जो सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब तक ये एक्ट के अंदर कोई चीज़ मुखालफत नहीं करती है, कोई वर्ड मुखालफत नहीं करता, मीन्स स्पेशली कहीं पर बताया नहीं गया है, तब तक हमारे पास ये जो भी वर्ड है उसकी मीनिंग ये समझी जाएगी जो कि हमारे पास सेक्शन नंबर 2 के अंदर दे दी गई है। बात समझ में आ रही है कि हमारे पास सेक्शन नंबर 2 के अंदर जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं उसकी मीनिंग बिल्कुल वही समझी जाएगी जो कि एज इट लिखी गई है। जब तक उससे मुखालफत में, उसके अगेंस्ट में, उसके रिप्यूगनेट मीन्स उसके खिलाफ, उस वर्ड के खिलाफ कहीं स्पेशली एक्ट के अंदर बता दिया गया है तो फिर वो प्रिवेल करेगी। एक्ट के अंदर कहीं और इस वर्ड की डेफिनेशन बता दी गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिक्री की मीनिंग इन्होंने सेक्शन नंबर 2 में दे दी गई है। अगर डिक्री की मीनिंग कहीं और भी बता दी जाए हमारे पास कोड के अंदर, कोड में सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, तो फिर वो प्रिवेल करेगी। ठीक है, स्पेशली कहीं बता दिया गया हो, क्योंकि हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हमारे पास क्या दिया गया है, एक एक्सेप्शन दी गई है कि ये जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं ये क्या है, एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है। कुछ डेफिनेशन ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे पास क्या होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव नेचर की डेफिनेशन होती है जहाँ पर लिखा होता है इट शैल मीन्स, मीन्स जो डेफिनेशन क्लास में दी गई है इस वर्ड की मीनिंग सिर्फ यही होगी इस एक्ट के लिए। ठीक है, इसकी मीनिंग और कोई भी नहीं होगी। किसी भी एक्ट की मीनिंग लेकर आप इस एक्ट पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता दिस वर्ड या फिर इन दिस एक्ट इट शैल मीन्स, ठीक है, अगर शैल मीन्स लिखा हो तो, शैल मीन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन दी गई है कि जो वर्ड डेफिनेशन दिए गए हैं उसके अलावा भी अगर कहीं मीनिंग दे दी गई है सेक्शन 2 के अलावा कहीं और, तो फिर वो प्रिवेल करेगी। ठीक है, अब हमारे पास हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 के क्लास ए पर। सेक्शन 2 क्लास ए, अब हमारे पास ये सेक्शन 2 है, ठीक है, सीपीसी, और इसका क्लास ए है। ठीक है, अब इसका क्लास हमारे पास ए है। सेक्शन 2 इसको पढ़ा जाएगा सेक्शन 2 क्लास ए। ठीक है, या फिर नहीं, सॉरी एक्सक्यूज मी, इसको हमारे पास सेक्शन 2 का सब सेक्शन ए पढ़ेंगे हम। सब सेक्शन ए, सब सेक्शन हमारे पास कौन सा है, सब सेक्शन 1। ठीक है, सब सेक्शन 1 के अंदर अगर कुछ और चीज़ दे दी गई हो तो फिर वो हमारे पास क्लास कहलाएगी, और क्लास के अंदर अगर कुछ चीज़ कोई दी गई हो तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास सब क्लास कहलाएगा। तो फिर सब सेक्शन 1, ठीक है, ऑफ सेक्शन 2 सीपीसी के अंदर कौन सा वर्ड दिया गया हमारे पास, कोड दिया गया है। कोड का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स रूल्स, इंक्लूड्स रूल। हमारे पास जो भी सीपीसी के कोड का कहीं भी अगर हमारे पास सीपीसी के अंदर कहीं भी कोड वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिविल प्रोसीजर कोड जो है, मगर सिविल प्रोसीजर कोड जो हमारे पास एक्ट है, ठीक है,
उसके अंदर जो हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर जो भी वर्ड्स हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी आर्डर्स हैं वो मान लिए जाएंगे। ठीक है, पूरा एक्ट जो है वो उन पर अप्लाई हो जाता है जहाँ पर हमारे पास सिर्फ कोड लिखा हो। ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 था जो कि हमारे पास डेफिनेशन बताता है कोड की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये आप नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं हमारे पास सब सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 उसका सब सेक्शन जो हमारे पास कौन सा है, 2 है। वो हमारे पास डील्स करता है कौन सी डेफिनेशन, डिक्री। ठीक है, डिक्री की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, डिक्री की डेफिनेशन मीन्स दिस इज द एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है, मतलब कि इसके अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हो। ठीक है, प्रोसीडिंग्स हुई हो उसको कहते हैं एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मीन्स एडजज करना, किसी भी दो पार्टियों को एडजज करना। ठीक है, एडजमेंट करना, एडजमेंट करना। ठीक है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ठीक है, विच क्या करता है हमारे पास, कंक्लूसिव डिटरमाइन करें। कंक्लूसिव डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टीज। अब हमारे पास डिक्री क्या करती है, सूट एडमिट हुआ, डिक्री सिर्फ सूट के अंदर ही होती है। अपील, रिवीजन, रिव्यू के अंदर कभी भी डिक्री नहीं होती है। डिक्री सिर्फ सूट के अंदर होती है। और सूट कब होता है, बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। जब हम प्लेंट बना लेते हैं, प्लेंट तैयार कर लेते हैं और प्लेंट लेकर जो है हम कहाँ जाते हैं, सिविल कोड के अंदर जाते हैं। सेक्शन 26 ऑर्डर 4 के तहत हम जाते हैं तो फिर वो हमारे पास सूट एडमिट हो जाता है। और वो सूट एडमिट हो जाता है तो फिर उसके अंदर ही जो ऑर्डर पास होगा वो हमारे पास डिक्री कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। कौन सी, एक हमारे पास डिक्री, ठीक है, ऑर्डर, और थर्ड वन इज जजमेंट। ठीक है, 3 चीज़ें हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसके अंदर फ़र्क है और इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, मगर यहाँ तक तो क्लियर है आपको। ठीक है, अब हमारे पास डिक्री कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, डिक्री तो सूट के अंदर जो भी पास होती हैं वो हमारे पास डिक्री होती है, मगर ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी हमारे पास डीम्ड टू बी डिक्री। अगर किसी ए ने सूट फाइल किया मगर बी ने क्या किया, WS के साथ ही 7-11 दे दी। ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन दे दी कि ये सूट बार्ड बाय लॉ है। ठीक है, तो फिर उसके अंदर अगर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या डीम्ड कर दिया जाएगा, वो डीम्ड एज अ डिक्री कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ऑर्डर 21 है। ऑर्डर 21 के रूल्स हैं, कुछ हमारे पास रूल्स हैं 60 रूल, ठीक है, 98, 99, ठीक है, 101 और 103। ये सब हमारे पास ऑर्डर 21 के जो भी रूल के अंदर जो भी ऑर्डर पास होंगे वो ऑर्डर हमारे पास डिक्री समझे जाएंगे। और हमारे पास सेक्शन
सीपीसी का सेक्शन 144, ये क्या है हमारे पास 144 सेक्शन सीपीसी का 144 के अंदर भी अगर कोई चीज़ आपको डिक्लेयर कर दी जाए, ठीक है, किसी भी किस्म का उसके अंदर आर्डर दे दिया जाए, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डिक्री माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये थोड़ा आप नोट कर लें। अब हमारे पास सेक्शन जो 144 जो है वो किससे डील करता है, वो एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन इट मीन्स हमारे पास किसी भी पार्टी ने सूट फाइल किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल थोड़ा ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन फॉर सेक्शन 144, एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मीन्स बहाली, किसी भी चीज़ को बहाल करना, रीस्टोर करना। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, डायरेक्ट रीडिंग नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम नहीं पढ़ रहे ये सेक्शन, अभी मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ डेफिनेशन फॉर्मली, ठीक है। अभी इतना ब्रीफली मैं नहीं बता रहा, मगर थोड़ा सा आपके ध्यान में होना चाहिए। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए ने सूट फाइल किया बी पर, ठीक है, किस चीज़ से लिए, डिक्लेरेशन और पोजीशन के लिए। अब हमारे पास ए जो क्या है सक्सेस हो गया इसमें। अब ए को क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी दे दी गई, ठीक है, ए के फेवर में डिक्री हो गई, ठीक है। अब ए के फेवर में डिक्री हो गई, उसके बाद बी क्या करता है, हमारे पास अपील कर लेता है, ठीक है। बी ने अपील कर ली और बी जब अपील में गया उससे पहले हमारे पास जो ए के फेवर में डिक्री हुई थी, ए ने क्या किया, ए ने हमारे पास पोजीशन के लिए भी एप्लीकेशन दे दी और उसको पोजीशन भी दे दी, बी से पोजीशन लेकर ए के हैंड ओवर कर दी। अब बी से पोजीशन भी चला गया और बी के खिलाफ डिक्री भी हो गई। अब बी क्या करे, अपील कर रहे हैं। बी अपील में जब गए तो फिर अब बी को क्या है, बी के फेवर में डिक्री दे दी, लोअर कोर्ट ने ए के फेवर में दी, ठीक है, और ए के फेवर में पोजीशन भी बी से लेकर ए को दे दी। अब हमारे पास हायर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट मीन्स सेशन कोर्ट के अंदर हमारे पास बी के फेवर में डिक्री आ जाती, मीन्स हमारे पास जो डिक्री लोअर कोर्ट की थी उसको रिवर्स कर दिया। अब उसको रिवर्स कर दिया तो हमारे पास बी वो डिक्री की कॉपी लेकर लोअर कोर्ट में आएगा और उसको कहेगा कि साहब ये जो आपने डिक्री पास की थी उसके खिलाफ मैं गया था और ये मेरे फेवर में कर दी गई है। और अब ये क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे 144 की कि हमारे पास में जो अब मुझे दे दी गई है सुपीरियर कोर्ट ने, जो मुझसे पोजीशन लेकर ए को दी गई है वो पोजीशन मुझे वापस दी जाए। अब हमारे पास अगर बी जो एप्लीकेशन दे रहा है जिस कोर्ट में 144 की, और उसके अंदर जो भी आर्डर हो रहा है वो हमारे पास आर्डर नहीं डिक्री माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इससे आगे हम चलेंगे। ठीक है, और हमारे पास उससे आगे बता दिया कि बट शल नॉट इंक्लूड, हमारे पास कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी डिक्री में। ठीक है, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, कोई भी ऐसा एडजुडिकेशन जिससे अपील हो, ठीक है, एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, वो भी डिक्री नहीं माना जाएगा। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, अगर एक प्लेंटिफ किसी पर सूट फाइल करता है, ए बी पर सूट फाइल करता है, सूट फाइल करने के बाद वो कोर्ट में नहीं आ रहा और बी आ रहा है, कोर्ट में ए नहीं आ रहा, बी के खिलाफ किया, तो फिर सूट क्या होगा, सूट डिसमिस कर दिया जाएगा डिफ़ॉल्ट में कि आप नहीं आए, उसके डिफ़ॉल्ट में मैं सूट डिसमिस कर रहा हूँ, ये कोर्ट, वो भी हमारे पास क्या होगा, डिक्री नहीं माना जाएगा। और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है हमारे पास। एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि अ डिक्री इज़ प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ।
अब हमारे पास डिग्री दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक प्रीलिमिनरी एंड सेकेंड वन इज फाइनल, ठीक है। प्रीलिमिनरी एंड फाइनल। अब प्रीलिमिनरी डिग्री क्या है? फॉर एग्जांपल कोई ए आया, बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, ठीक है, और उसने क्या मांगा? डिक्लेरेशन और पोजीशन, ठीक है। अब हमारे पास सूट के अंदर अगर कुछ पार्ट्स जो है वो हमारे पास डिसाइड कोर्ट कर लेती है एडजुडिकेशन के बाद, ठीक है, और कुछ ऑर्डर दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास ए है, ए बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करता है और ए कहता है कि ये मैं इनका लीगल्स, जो हमारे पास बी के पास जो प्रॉपर्टी है और बी को जहाँ से प्रॉपर्टी मिली है मैं भी उसका लीगल से हेयर्स का हिस्सा हूँ, ठीक है। उसने सूट फाइल किया, डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल हेयर्स और डिक्लेरेशन ऑफ सूट, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन और हमारे पास पोजीशन। तो फिर हमारे पास उसके अंदर पहले क्या कर दिया जाता है? डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, कि आप वाकई इसके लीगल हेयर हैं। तो फिर वो हमारे पास प्रीलिमिनरी डिग्री होगी। मीन्स थोड़ा सा हाफ कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, जहाँ तक डिसाइड किया वहाँ तक कंक्लूसिव होगा, कंक्लूसिव डिटरमाइन होगा कि ये राइट एक पार्टी का है और ये राइट दूसरी पार्टी का नहीं। मीन्स उस पर ऑब्लिगेशन आ जाती है, उस पर ड्यूटी आ जाती है कि ये एक पार्टी का राइट है और ये दूसरी पार्टी का राइट नहीं। राइट नहीं का मतलब है ये इस पर ड्यूटी आ रही है कि ये आप इसको तंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास और उसके बाद जब फाइनल डिसीजन आएगा उसको कहेंगे हम फाइनल डिग्री। अब हमारे पास डिग्री और भी दो टाइप्स की होती हैं जिसको हम कहेंगे पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। पार्टली प्रीलिमिनरी मीन्स कुछ हिस्सा हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी का हो और कुछ हिस्सा हमारे पास फाइनल डिग्री का हो, ठीक है। आ रही बात समझ में? पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक आप थोड़ा नोट कर लें। अब हमारे पास पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल में आप कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल अब पार्टली प्रीलिमिनरी मीन्स हमारे पास प्रीलिमिनरी का मतलब कि क्या है कि हाफ डिग्री दे देना। मीन्स जहाँ जो भी सूट फाइल हुआ उसके अंदर कुछ हिस्सा डिग्री कर देना, उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी। पार्टली मीन्स उससे भी हिस्सा कम, ठीक है। और जनरली अगर कुछ डिसाइड कर लिया जाता है तो वो फिर हमारे पास पार्टली प्रीलिमिनरी। अब हमारे पास प्रीलिमिनरी डिग्री तो पास हुई है, उसके बाद फाइनल डिग्री एक पास हो रही है, मगर वो फाइनल नहीं हो रही है, वो भी हमारे पास क्या हो रहा है? पार्टली फाइनल हो रहा है। पार्टली फाइनल मीन्स इससे पहले प्रीलिमिनरी डिग्री हुई है, उसके बाद फाइनल हो रही है, मगर पार्टली हो रही है, और उसके बाद भी पार्टली फाइनल के बाद भी फाइनल डिग्री आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से आके हम जाएंगे, जैसे भी मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा डिग्री ऑर्डर और जजमेंट, इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मगर आप ये थोड़ा नोट कर लें, ठीक है। हमारे पास डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है, उसको ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगा एक अलग से सेपरेट लेक्चर में, और हमारे पास इसमें डिफरेंस भी बता दूँगा कि इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। यहाँ तक क्लियर हो तो आप नोट कर लें, ठीक है। थैंक यू।